एंड वेलकम बैक टू ट्रिपल एस क्लासेस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने आपका स्टैटिस्टिक्स का जो पोर्शन है वो कंप्लीट किया एफए का। उसके बाद जेएसए के कुछ टॉपिक्स रह रहे थे, वो भी हमने कंप्लीट किए। पहले जो आपको लगता था कि स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस कब ख़त्म होगा, और उसके बाद जेएसए के कुछ टॉपिक्स रह रहे थे, वो जो डर था आप में कि पता नहीं होगा कंप्लीट नहीं होगा कंप्लीट, लेकिन फाइनली हमने वो अच्छी तरह से कंप्लीट किया। और जितने भी स्टूडेंट्स को मुझे टेक्स्ट्स वगैरह मिलते हैं, कॉल्स करते हैं कि हर एक स्टूडेंट ये कहता है कि हमें कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आ रही है, चाहे हम किसी भी सोर्स से एमसीक्यूज़ वगैरह ट्राई करें, हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बहरहाल इस चीज़ को लेके मेरे जहन में राहत साहब का एक शेर याद आता है कि कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह हम पर्वतों से उड़ते हैं। ये कंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगे कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। अल्लाह ताला उन्हें गरी के रहमत करे। आज से हम आपका कंप्यूटर पोर्शन स्टार्ट करेंगे। कंप्यूटर पोर्शन आपको सुमित सर पढ़ा रहे थे। सुमित सर तो माशाल्लाह, उनका क्या कहना, उनके पढ़ाने का दीवाना तो मैं भी हूँ, लेकिन वो हमारा सारा काम संभाल रहे हैं, चैनल वगैरह सब वही संभाल रहे हैं। उसके ऊपर जो आपका करंट अफेयर्स पोर्शन वगैरह है वो भी आपको वही पढ़ा रहे हैं, इसलिए उनके पास इतना टाइम नहीं है। हमने एक म्यूचुअल डिसीजन लिया कि आपके पास टाइम भी कम है, इसलिए आपका जो कंप्यूटर पोर्शन है आज से मैं स्टार्ट कराऊंगा। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं एक्चुअल में जो है मेरा बाय प्रोफेशन कंप्यूटर इंजीनियर ही हूँ, और मैंने नियर अबाउट लास्ट 12 ईयर्स से मैं कंप्यूटर फील्ड में हूँ। आई वर्कड इन कॉग्निजेंट एज एन इंजीनियर फॉर 3.5। आपको मेरे ये लेक्चर सीरीज़ फॉलो करने के बाद आपको किसी और सोर्स को कंसल्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप कंप्यूटर में वो फैक्ट्स याद रखें, बल्कि मैं चाहता हूँ आप कंप्यूटर को अच्छी तरह से समझें एक ही बारी में, ताकि कभी भी अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए कभी अप्लाई कर रहे हो या आप किसी को भी पढ़ा रहे हो कंप्यूटर, तो आपको वहाँ पे जो है दिक्कत ना हो जाए, आप वहाँ पे ना लटखड़ाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कंप्यूटर का पोर्शन। आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कंप्यूटर की, और उसके बाद हम मूव करेंगे आपके बाकी सिलेबस को। जिस तरह हमने स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस फ्लो में पढ़ा, एक कंटिन्यूटी बना के रखी हमने, और जो पिछली वाली चीज़ें थी उससे अगली वाली चीज़ें जो है आसान हो जाए, इसी तरह हम कंप्यूटर पोर्शन को भी आपको पढ़ाएंगे। आप बिल्कुल ना परेशानी ना लें, जल्द से जल्द आपका कंप्यूटर का भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और अच्छे से कंप्लीट होगा इंशाल्लाह। सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर क्या है। बहुत सारे लोग जो है जो वो कंप्यूटर को बहुत हल्के में ले रहे हैं। कंप्यूटर उठाया और इसकी कोई भी बुक ली और इसके छोटे मोटे टर्मिनोलॉजीज़ को सीखा, बस दैट्स कंप्यूटर। कंप्यूटर अपनी आप में एक बहुत वास्ट ब्रांच है। इसमें अभी बूम कर रहा है कंप्यूटर फील्ड। अगर आप देखेंगे आईटी में जो है रोबोटिक्स वगैरह है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, ये सभी चीज़ें अभी राज कर रहे हैं दुनिया पे। ठीक है, इसलिए ये बहुत वास्ट फील्ड है, लेकिन आपने इतना डीप नहीं जाना है। कितना आपने पढ़ना है वो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन जितना पढ़ना है वो बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है। ठीक है, चलिए क्या होता है कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर अगर आपने देखा है, बहुत सारे लोग आपको ये कहेंगे कंप्यूटर जो है इसकी फुल फॉर्म है कॉमनली ओरिएंटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। ये एक मशीन है जो एजुकेशन में यूज़ होता है, ट्रेनिंग में यूज़ होता है और रिसर्च में यूज़ होता है। बट दिस डेफिनेशन इज़ इनकम्प्लीट डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, पहले हम देखते हैं ये जो कंप्यूटर वर्ड है ये कहाँ से आया है। ये जो कंप्यूटर वर्ड है ना, ये डिराइव हुआ है एक लैटिन वर्ड से, लातोनी वर्ड से डिराइव हुआ है, जिस जो है कंप्यूटेर। कंप्यूटेर का मतलब है टू कैलकुलेट और टू कंप्यूट। ठीक है, किसी चीज़ को कैलकुलेट करने को कंप्यूटर हम कहते हैं। अगर आप देखेंगे पहले ज़माने में 1640 से पहले ये जो कंप्यूटर था ना, ये उस शख्स को कहते थे जो कैलकुलेट करके देता था कोई चीज़। अगर आप देखेंगे 1640 से पहले अगर किसी भी इलाके में कोई शख्स होता था जो हिसाब किताब जानता था, उसके पास जाके कोई भी हिसाब किताब करवाते थे, उसी शख्स को कहते थे कंप्यूटर, जो कंप्यूटेशन करके देता था, कैलकुलेट करके देता था, कोई चीज़ हिसाब किताब करके देता था ना। इसे मैं 1640 से पहले की बात कर रहा हूँ, टिल 1640 तक जो भी शख्स कोई कैलकुलेशन करके देता था उसको कंप्यूटर कहते थे। लेकिन 1897 में ये चीज़ चेंज हो गई। अब एक मशीन आ गई
चाहे बहुत सारे मशीन्स आ गए हमारे पास, एबेकस वगैरह, जो कैलकुलेशंस करके देते थे। और किसी भी कैलकुलेटिंग मशीन को अब कंप्यूटर कहते थे, जो खाली कैलकुलेशंस करके देता था। आज हम कैलकुलेटिंग मशीन को कैलकुलेटर कहते हैं, ठीक है। लेकिन 1897 में क्या हुआ था कि कैलकुलेटिंग मशीन, कोई भी मशीन जो कैलकुलेशन करके देती थी, उसको कंप्यूटर कहते थे। क्लियर। लेकिन 1945 में ऑल टुगेदर ये डिफिनेशन बिल्कुल चेंज हो गई। वो मशीन जो प्रोग्रामेबल हो, ठीक है, जो डिजिटल हो और इलेक्ट्रॉनिक हो, उसको हम कहते हैं कंप्यूटर। अब आपने ये समझना है कि कंप्यूटर की जो ओरिजिनल डेफिनेशन है वो क्या है। कंप्यूटर की एग्जैक्ट और कंप्लीट डेफिनेशन है प्रोग्रामेबल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि सर प्रोग्रामेबल क्या होता है। देखिए, कंप्यूटर की अगर आप फनी डेफिनेशन देखेंगे, इसको कभी कभी कहते हैं इडियट बॉक्स, ठीक है। इडियट बॉक्स, इडियट वो होता है जो अपनी सोच से कोई भी डिसीजन ना ले, बल्कि किसी और के कहने पे कोई काम करता है, उसे हम कहते हैं इडियट। इसीलिए इसको कभी कभी इडियट बॉक्स कहते हैं। यानी कि कंप्यूटर जो आपके पास है, ये अपने आप कोई भी काम नहीं करता है, बल्कि आप इसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, अपने हिसाब से इसे काम करवाते हैं। जब भी आप कंप्यूटर लाते हैं तो उसमें ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती है। जब भी आपको किसी तरह का काम दिया जाए तो आप उस काम को किस तरह से अंजाम दें। और ऐसा ऐसा चीज़ या ऐसा डिवाइस जो किसी और के कहने पे काम करता है, उससे हम कहते हैं प्रोग्रामेबल, ठीक है। किसी शख्स को भी कह सकते हैं, अगर कोई शख्स किसी और के कहने पे कोई काम करता है तो उससे आप इडियट के बजाय प्रोग्रामेबल भी कह सकते हैं, क्योंकि वो किसी और के इशारों पे नाचता है, ठीक है। उससे हम कहते हैं प्रोग्रामेबल। समझ आई मेरी बात। तो कंप्यूटर आपके पास जो है, ये अपने कहने पे कुछ भी नहीं करता है। इवन टुडे अगर आप एक्सपर्ट सिस्टम्स को भी देखेंगे, उनमें भी हम एल्गोरिदम्स वगैरह यूज़ करते हैं। यहाँ हम उनको इंस्ट्रक्शंस यहाँ से ही देते हैं कि आपने क्या करना है, और उसके बाद वो काम अंजाम देते हैं। लेकिन अपने कहने पे अभी तक कंप्यूटर कुछ नहीं करता है, इसलिए हम इसको कहते हैं प्रोग्रामेबल। वो डिवाइस जो अपने कहने पे नहीं बल्कि किसी और के कहने पे काम करता है, उससे हम कहते हैं प्रोग्रामेबल। दूसरा, ये डिजिटल डिवाइस भी है। डिजिटल मतलब यानी कि ये डिजिटल सिग्नल पे काम करता है। हमारे पास जो सिग्नल्स हैं वो दो तरह की होती है। एक होता है इस तरह का, जो जिसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस सिग्नल, ठीक है। दूसरा रहता है हमारे पास इस तरह का, जिसे हम डिजिटल सिग्नल कहते हैं। ये डिजिटल सिग्नल जो है, इसमें अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिकली तो ऑफ एंड ऑन होता है इसमें, ठीक है। या आप 1 एंड 0 में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, 1 एंड 0s में। तो ये जो कंप्यूटर है, ये डिजिटल डिवाइस, डिजिटल सिग्नल यूज़ करता है, इसलिए इसको कहते हैं डिजिटल डिवाइस। क्लियर। और इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्यों कहते हैं सर, इलेक्ट्रिकल क्यों नहीं कहते हैं। देखिए, ये जो कंप्यूटर है, अगर आपको कोई भी डिवाइस होता है जिसमें ज़रूरत पड़ती है हैवी एनर्जी की, हैवी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, फॉर एग्जांपल ट्रांसफार्मर्स हो, इन्वर्टर वगैरह हो, इसमें हैवी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। लेकिन ऐसे डिवाइसेस जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की तो ज़रूरत पड़ती है लेकिन बहुत कम, कुछ वोल्ट्स की, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसमें आपके सभी जो डिवाइसेस है, चाहे इंडक्टर हो, कैपेसिटर वगैरह हो, ये सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत तो पड़ती है लेकिन बहुत कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और उन डिवाइसेस में जिनमें बहुत कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती हैं, उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। समझ आया आप। दिस इज़ द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। यानी कि कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो किसी और के इशारे पे काम करता है, किसी और के इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है, डिजिटल सिग्नल पे चलता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी कि बहुत कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करता है, उससे हम कहते हैं कंप्यूटर। क्लियर। अब इसको हम किसी भी काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए इसको इस्तेमाल करें, फॉर एग्जांपल आपके वॉशिंग मशीन्स में या आपके जो एसीज़ वगैरह में, कहीं पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप इसको फुल फ्लेज्ड कंप्यूटर बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल सुपर कंप्यूटर्स वगैरह में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है। इसलिए इसको आप जनरल पर्पज़ भी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको स्पेशल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट और कंप्लीट डेफिनेशन आपकी कंप्यूटर की ये बनती है आफ्टर 1945। प्रोग्रामेबल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज कॉल्ड द कंप्यूटर। कंप्लीट, ठीक है, पीरियड। चलिए, अच्छा, अब आपने देखना है, मैंने आपको बताया कंप्यूटर को कभी कभी इडियट बॉक्स भी कहते हैं।
इडियट वो शख्स होता है जो किसी और के कहने पे काम करता है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर जो है ये अपने कहने पे कुछ नहीं करता है, बल्कि ये प्रोग्रामर के कहने पे काम करता है। जैसे इसमें आपके पास ऑलरेडी रोम होता है जिसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि किस तरह से काम करना है, इसमें बायोस होता है जो इसको ये बताता है कि कैसे आपने स्टार्ट होना है, ठीक है। इसलिए इसको कभी कभी इडियट बॉक्स भी कहते हैं या इसको डेटा प्रोसेसर भी कहते हैं, ठीक है। आपका कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर आपका यहाँ से इनपुट लेता है और सीपीयू में इसको प्रोसेस करके आपको एक फुल फ्लेजेड आउटपुट देता है। ये आउटपुट आपके पास फाइनल प्रोडक्ट रहता है, क्लियर। तो ये जो कंप्यूटर है ये आपका डेटा यहाँ से लेता है, इस डेटा को प्रोसेस करता है या इसको स्टोर करता है जैसे आप चाहते हैं, या आउटपुट में आपको ये प्रोसेस करके देता है। इसलिए कंप्यूटर को कभी कभी डेटा प्रोसेसर भी कहते हैं, क्लियर। अच्छा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी खूबियाँ क्या हैं, कंप्यूटर की क्या क्या खूबियाँ हैं। सबसे पहला जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, कभी कभी इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत बार इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये ऑटोमेटिक है। अगर आपने इसको इंस्ट्रक्शन दी कोई चीज़ कैलकुलेट करने के लिए, कोई कंप्यूटेशन करने के लिए, तो ये खुद ब खुद उसको प्रोसेस करेगा, उसके बाद आपकी इंटरप्शन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये ऑटोमेटिक है या ऑटोमेटेड है। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे जो सुपर कंप्यूटर्स अभी हमारे पास है, चाहे इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर हो प्रत्यश एंड मिहिर जो हमारे पास अभी है 65th रैंक पे है हमारा प्रत्यश, वो उसकी अगर आप स्पीड देखेंगे उसकी ट्रिलियंस ऑफ जो है इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड वो प्रोसेस करता है, ठीक है। मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस वो प्रोसेस करता है, तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। ये है एक बहुत बड़ी खूबी जो कंप्यूटर की है। अगर हम नॉर्मल इंसान को कोई काम करने के लिए देंगे तो उसको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन कंप्यूटर उसी काम को सेकंड्स में या मिली सेकंड्स में सॉल्व करता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसकी एक्यूरेसी, यानी कि आपका कंप्यूटर में अगर आप यहाँ से सही डेटा देंगे तो ये आपको बिल्कुल करेक्ट जवाब देगा, बिल्कुल करेक्ट और प्रोसेसर डेटा देगा वहाँ से, ठीक है। इसीलिए इसकी एक्यूरेसी जो है वो डिपेंड करती है आप इनपुट कैसे देंगे। लेकिन कभी कभी इसको इसके रिलेटेड एक टर्म आती है जिससे हम कहते हैं गीगो, यानी कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। यानी कि अगर आप इसको इनपुट में गार्बेज देंगे, गलत डेटा यहाँ से देंगे तो वहाँ से आपको गलत आंसर भी मिलेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ से सही इनपुट देंगे तो आपको वहाँ से सही आउटपुट मिलेगा। ये डिपेंड करता है आप पे, लेकिन कंप्यूटर की वजह से इसमें कोई भी गलती नहीं होती है। फोर्थ जो इसका फीचर है डिलीजेंस, यानी कि जैसे हम काम करते हैं, ह्यूमन कैपेसिटी होती है, अगर हम दिन को काम करेंगे तो रात को हमें रेस्ट करने की ज़रूरत है, या मोनोटोनस कोई भी काम हो जो बार बार अगर हम कोई काम करने के लिए हमें दिया जाता है तो हम बोर हो जाते हैं, एक ही काम बार बार नहीं करेंगे हम, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर को अगर हम 2+2 करने के लिए बार बार दिन भर या महीने तक करने के लिए कहें, कंप्यूटर आपका इतना डिलीजेंट है कि ये थकता नहीं है, ना ही ये बोर हो जाता है। इसलिए ये कैपेबिलिटी या ये फीचर जो कंप्यूटर का है ये बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। आप कंप्यूटर को दरवाजे पे लगा दीजिए, कंप्यूटर को अपने जो है सेंसर्स को अपने जो डोर में लगा लीजिए, जितनी बार आप चाहें दरवाजे से अंदर आ सकते हैं, दरवाजे से बाहर जा सकते हैं, उसके पीछे कंप्यूटर काम करता है। आपने देखा होगा एयरपोर्ट्स वगैरह पे सेंसर्स काम करते हैं, तो ये कभी ये दरवाजे आपसे नहीं कहेंगे कि हम बंद नहीं होंगे, क्योंकि इनमें एक किस्म का कंप्यूटर ही फिट होता है। तो ये जो आपके पास है इससे हम कहते हैं डिलीजेंस। मोनोटोनस काम करने, एक ही काम करने के लिए बोलें या काम करने के लिए जो है हफ्तों इसको बोले, सालों इसको बोले काम करने के लिए, ये कभी थकता नहीं है। डिलीजेंस जो है इसका बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फीचर है। इसके बाद वर्सटैलिटी यानी कि इसको आप बहुत सारे कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको बिजनेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको हेल्थ केयर में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बावजूद आप होम अप्लायंसेस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये सभी चीज़ें जो हैं इसमें आप कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए इसकी जो फंक्शनैलिटी है, इसकी जो एप्लीकेशन है वो वर्सटाइल है, यानी कि आप इसको किसी भी काम में लगा सकते हैं। इसके बाद स्टोरेज, अगर आप देखेंगे इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही, अगर आपको पहले जो आपको जो डेटा वगैरह रखना पड़ता था, आपके पास मैनुअल फाइल्स होते थे, अगर किसी भी गवर्नमेंट या सेक्टर का या किसी भी प्राइवेट सेक्टर के फाइल्स रखने पड़ते थे, आपने देखा होगा वहाँ पे अलमारियों के अलमारे भरे हुए होते हैं। लेकिन अभी आपने क्या करना है, थोड़े से GB का जो डेटा स्पेस लेना है उसमें आप बहुत सारा डेटा रख सकते हैं, या क्लाउड पे जाएँ, वहाँ पे आप जो है गीगाबाइट्स और पेटाबाइट्स वगैरह में भी आप स्टोर कर सकते हैं डेटा, जितना आप चाहें उतना आप डेटा स्टोर
कर सकते हैं। ठीक है, ये जो स्टोरेज कैपेसिटी है ये बहुत अच्छा फीचर है कंप्यूटर का। ठीक है, इसमें आपने जो है आपको ये नहीं चाहिए, आपको जगह नहीं चाहिए, फिजिकल स्पेस नहीं चाहिए कोई भी डेटा रखने के लिए। नो आईको, इसका जो है इंटेलिजेंस क्वोशंट जो है कंप्यूटर का नहीं है। कंप्यूटर इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया, प्रोग्रामेबल मतलब ये किसी और के इशारे पे काम करता है, किसी और के इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है, इसका अपना इंटेलिजेंस नहीं है। इंटेलिजेंस क्या होता है? इंटेलिजेंस होता है जहानत। हम किसी शख्स को कहते हैं आप इंटेलिजेंट हो, इंटेलिजेंट मतलब वो क्विक डिसीजंस लेता है और अपने बलबूते पे डिसीजंस लेता है। कंप्यूटर अपने बलबूते पे डिसीजंस नहीं लेता है। इवन जो है अभी तक मैं जो बात कर रहा हूँ, अभी तक कंप्यूटर जो है वो इंटेलिजेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने सोच के बिना पे या अपने बलबूते के बिना पे कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। अगर हम ह्यूमन कैपेबिलिटी देखें, ह्यूमन इंटेलिजेंट है, वो अपने बलबूते पे कोई भी डिसीजन ले सकता है। क्लियर? इसलिए इसका इंटेलिजेंस क्वोशंट जो है वो 0 है। ठीक है, ये जो है इंटेलिजेंट नहीं है, बल्कि किसी और के कहने पे काम करता है। हम प्रोग्राम करते हैं कंप्यूटर को, हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसके बाद कंप्यूटर आपके लिए काम करता है। अगर हम इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देना बंद करें तो कंप्यूटर अपने आप से कोई भी काम नहीं कर सकता है। नो फीलिंग्स वगैरह नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप किसी दफ्तर में जाते हैं तो अगर आपको कोई काम करवाना है वहाँ किसी शख्स से, तो अगर आप उसको बार बार कहेंगे साहब मेरा काम कर दीजिए, मेरा काम कर दीजिए, एक टाइम आ जाएगा उसको एहसास हो जाएगा, वो आपका काम कर देगा। लेकिन अगर आप एटीएम मशीन के सामने जाएंगे और दिन भर गिड़गिड़ाते रहेंगे, जनाब दीजिए मुझे पैसे, मेरे पास 1 रुपये भी नहीं है, 500 रुपये दीजिए, 400 रुपये देंगे, लेकिन एटीएम मशीन आपको पैसे नहीं देगी, क्योंकि कंप्यूटर्स में फीलिंग्स है ही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सिक्योरिटी यानी कि आपको डेटा की सिक्योरिटी है। पहले कभी भी आपने सुना होगा किसी स्कूल में क्या होता था, बच्चे वगैरह क्या करते थे, अगर वो फेल वगैरह होते थे या अगर उनको चांस लगता था कि हमें फेल होने के चांसेस है, तो वो क्या करते थे, वो जाते थे अपने जो उनका टीचर वगैरह होता था उसकी अलमारी में चुपके से पेपर लेके जाते थे। जैसे हमने 3 इडियट्स में भी देखा होगा, तो वहाँ से पेपर चुराते थे, तो पेपर चुरा के उसके बाद उसका कॉपी वगैरह निकालते थे और उसके बाद वो पास हो जाते थे, इसलिए उस चीज़ की सिक्योरिटी ही नहीं थी। लेकिन अगर आप अभी देखेंगे, आपका जो टीचर होगा अपने कंप्यूटर में आपका पेपर जो है बना देगा, उसके बाद उसका पासवर्ड रखेगा, तो आप उसको नहीं छेड़ सकते हैं। हालांकि आप कहेंगे आप सर हम साइबर जो है हमारे पास साइबर क्राइम्स वगैरह होते हैं जहाँ पे होता है, हाँ वो चीज़ हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मैं फिजिकल सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ अभी। जैसे आप किसी जगह पे कोई चीज़ रख रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर में आपके पास सेफ्टी है। अगर आपका कंप्यूटर जो है इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं है, तो आपका जो कंप्यूटर है वो प्रोन टू जो साइबर क्राइम्स नहीं है, उसमें साइबर क्राइम्स के चांसेस बहुत कम है। नेक्स्ट है इसका प्लग एंड प्ले। इसको आपको बार बार जो है फिट करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको टाइम नहीं लगता है, आपने ऑन कर दिया कंप्यूटर और अपना काम स्टार्ट कर दिया। इसको हम कहते हैं प्लग एंड प्ले, जिसमें आपको बिल्कुल वक्त ना लगे स्टार्ट करने में, जिसमें आपको बिल्कुल वक्त ना लगे इंस्टॉल वगैरह करने में। आपने कंप्यूटर ऑन करना है और अपना काम स्टार्ट करना है। एक बार इंस्टॉल कर दिया आपने इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, तो उसके बाद आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं प्लग एंड प्ले, यानी कि बहुत ही ईजी है इसको यूज़ करना। रिलायबिलिटी मतलब भरोसामंद। ठीक है, इस पे भरोसा कर सकते हैं। फॉल्ट टॉलरेंट, मैंने ये रिलायबिलिटी जो है ये एक्यूरेसी के साथ बहुत मैच करता है। ठीक है, जो मैंने आपको ऊपर एक्यूरेसी बताई, यानी कि हम इस कंप्यूटर का जो रिज़ल्ट आता है इसमें हम भरोसा कर सकते हैं। अगर यहाँ से आप करेक्ट इनपुट देंगे तो आपको करेक्ट आउटपुट ही मिलेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से गार्बेज इनपुट देंगे तो आपको गार्बेज आउटपुट ही मिलेगा। इसलिए कंप्यूटर की वजह से इसमें कोई भी खलल नहीं होते हैं, अगर आपने सही प्रोग्राम करा हुआ है। अगर आपके प्रोग्राम में ही गलती है तो वो हो सकता है, लेकिन अगर प्रोग्राम सही है, उसके बाद अगर आप सही इनपुट दे रहे हैं तो आपको आउटपुट भी सही ही मिलेगा। ये थे कुछ फीचर्स जिसमें से कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बार पूछा गया था डिलीजेंस जो कैरेक्टरिस्टिक है इसका क्या मतलब है, और नीचे बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए थे। तो मैंने आपको बताया कि डिलीजेंस जो है ये कंप्यूटर जो है ये थकता नहीं है। ठीक है, बोर्डम इसमें नहीं है, मोनोटोनस जॉब दीजिए इसमें इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस फीचर को हम कहते हैं डिलीजेंस। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा बिल्कुल इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास कुछ फैक्ट्स जो आपने याद रखने हैं, इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहला फैक्ट, फादर ऑफ कंप्यूटर आप में से हर एक को पता होगा, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, क्योंकि चार्ल्स बेबेज ने एक मशीन बनाई थी, एक कंप्यूटर बनाया था जिससे हम कहते हैं एनालिटिकल इंजन, इसलिए इनको कहते हैं
फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज साहब को कहते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर। मैंने आपको पहले भी बताया फादर हम किसी ऐसे शख्स को कहते हैं जो कुछ अनोखा करके दे, जो कुछ इनोवेटिव करके दे, जो कुछ क्रिएटिव करके दे। तो पहली बार जो इन्होंने कंप्यूटर बनाया था, एनालिटिकल इंजन, दैट वाज द फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर, इसलिए इनको कहते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज साहब को। ठीक है, लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर अगर हम देखेंगे तो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एलन ट्यूरिंग साहब को कहते हैं। एलन ट्यूरिंग ने एक ऐसा अलगोरिदम दिया था, एक ऐसा इमेजिनरी अलगोरिदम दिया था जिसे हम कहते हैं ट्यूरिंग मशीन। याद रखिएगा, कभी पूछा जा सकता है, ट्यूरिंग मशीन, इसने एक अलगोरिदम दिया। ये जो है रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट इट्स एन इमेजिनरी अलगोरिदम। ये ट्यूरिंग मशीन जो है ये दी थी एलन ट्यूरिंग ने, इसलिए इनको कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। अब आप कहेंगे कि सर ये ट्यूरिंग मशीन तो आपने बता दी है, चलो ये इमेजिनरी अलगोरिदम है, ठीक है, इमेजिनरी अलगोरिदम है, लेकिन काम क्या था इसका? ट्यूरिंग मशीन का काम है जो मॉडर्न सुपर कंप्यूटर्स है उनका स्पीड मेजर करना। ठीक है, मॉडर्न सुपर कंप्यूटर जो है उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करता है ये ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, अभी तक ये यूटिलाइज होता है, इसलिए एलन ट्यूरिंग साहब को कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, क्योंकि इन्होंने जो दिया है एक अलगोरिदम, इमेजिनरी अलगोरिदम, जिसे हम कहते हैं ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स होंगे उनको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि ऑटोमेटा में वो ज़रूर पढ़ते हैं कि ट्यूरिंग मशीन क्या होता है और ये कैसे काम करता है। ठीक है, अच्छा, अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया, अलगोरिदम। ठीक है, अलगोरिदम क्या होता है? मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको मेरी जो है मेरे लेक्चर में कोई भी कन्फ्यूजन रह जाए, लास्ट तक पहुँचते। मैंने आपको बताया था, इन्होंने एलन ट्यूरिंग ने एक इमेजिनरी अलगोरिदम दिया था। अलगोरिदम क्या होता है? अलगोरिदम होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ डूइंग समथिंग। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, किसी चीज़ काम को करने को हम कहते हैं अलगोरिदम। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बताता हूँ कि आप मुझे बताएं कि चाय बनाने के क्या अलगोरिदम है। आप कहेंगे सर पहला स्टेप ये है कि आपने गैस को ऑन करना है, दूसरा स्टेप ये है कि उस पर आपने कोई पैन वगैरह रखना है, ठीक है, कोई बर्तन रखना है, तीसरा स्टेप ये है उसमें पानी और चाय पत्ती ऐड करना है, और चौथा स्टेप आपके पास ये है कि आप उसमें शुगर ऐड करें, पांचवा स्टेप ये है कि इसमें आप मिल्क ऐड करें। ठीक है, एंड आपके पास छठा स्टेप जो है टी इज़ रेडी। ये आपका अलगोरिदम बना चाय बनाने का। समझ आए आपको मेरे बात? तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ डूइंग एनी वर्क इज कॉल्ड द अलगोरिदम। यही अलगोरिदम दिया ट्यूरिंग मशीन का, यही अलगोरिदम जो है ट्यूरिंग मशीन का दिया एलन ट्यूरिंग ने। हम किस तरह से परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं मॉडर्न सुपर कंप्यूटर्स को, इसी पे इनको कहा जाता है फादर ऑफ एक्सक्यूज मी, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, आज तक तो फादर वादर तो चले गए, अब तो मदर्स की बात चल रही है। अब तो मदर्स के बारे में भी पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए मदर ऑफ कंप्यूटर किन्हें क्या कहा जाता है, या फर्स्ट प्रोग्रामर कौन थी, वो थी एडा लोले। ठीक है, एडा लोलेस जो थी, इनको कहा जाता है मदर ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि ये फर्स्ट जो है प्रोग्रामर थी। इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया कंप्यूटर वर्ल्ड को, कि इन्होंने पहली जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो इन्होंने ही डेवलप की है, एडा लोलेस। क्लियर? अच्छा, अगर आपसे अब पूछा जाए कि मदर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किन को कहा जाता है, या मदर ऑफ ह्यूमन रीडेबल कंप्यूटर किन को कहा जाता है, वो ग्रेस होपर को कहा जाता है। ग्रेस होपर ने एक ऐसा कंपाइलर बनाया जो आपके किसी भी जब हम आगे कंप्यूटर लैंग्वेजेस पढ़ाएंगे, जिसमें हम असेंबली लेवल लैंग्वेजेस, लो लेवल लैंग्वेजेस एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस पढ़ेंगे, तो मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा कि आपकी कोई भी लैंग्वेज, ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज, आप जब कंप्यूटर में आप प्रोग्राम लिखते हैं ना, आप लिखते हैं इंग्लिश फॉर्म में, लेकिन कंप्यूटर जो आपका है वो खाली जीरोज एंड वंस अंडरस्टैंड करता है। लेकिन आपका जो लिखा हुआ प्रोग्राम है उसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए हमें एक कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ती है। उस कन्वर्टर को हम कहते हैं कंपाइलर। क्लियर? तो ये पहली बार ये कंपाइलर जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में जो टेक्स्ट होता है उसको कन्वर्ट करता है कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में, उसको उस मशीन को हम कहते हैं कंपाइलर, या उस प्रोग्राम को हम कहते हैं कंपाइलर। ये जो कंपाइलर है पहली बार, इसका कॉन्सेप्ट ये पहली बार डेवलप हुआ ग्रेस होपर के थ्रू, इसलिए इनको कहते हैं मदर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर या मदर ऑफ ह्यूमन रीडेबल कंप्यूटर। जो आपका कंपाइलर जो आपके कोबॉल में चल रहा है,
ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे जो हमारा कोबॉल है, कॉमनली बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये हमारी एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए, कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ती थी। उस कन्वर्टर को हम कहते हैं कंपाइलर। आगे हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर के भी बारे में भी पढ़ेंगे अच्छे से। तो पहली बार ये कंपाइलर जिसने बनाया है उनका नाम है ग्रेस होपर, इसलिए इनको कहा जाता है मदर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर और मदर ऑफ ह्यूमन रीडेबल कंप्यूटर। क्लियर? चलिए, अच्छा, ये जो कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर है वो किसने दिया है? कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर जो दिया है वो वॉन न्यूमन ने दिया है। ठीक है। अच्छा, 1947 या 1949 की बात है। तो इसमें जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर दिया था वॉन न्यूमन ने, कि किस तरह से ये कंप्यूटर जो बनता है, इसके मेन जो पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये आर्किटेक्चर दिया था वॉन न्यूमन में। ये आर्किटेक्चर अभी तक मशहूर है, अभी तक के कंप्यूटर्स में यूज़ होता है। इसलिए ये जो आप वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, ये अभी तक आपसे पूछा जा सकता है। द फेमस कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। ठीक है, या बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वाज गिवन बाय जॉन वॉन न्यूमन या वॉन न्यूमन। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर है, इसमें होता क्या है? आपके कंप्यूटर जो होता है, इसमें 4 चीज़ें होती हैं। पहला, इनपुट यानी कि इनपुट डिवाइसेस, आपका कीबोर्ड हो सकता है, आपका माउस हो सकता है, जॉयस्टिक हो सकता है, कोई भी इनपुट डिवाइस हो सकता है। और इनपुट डिवाइस के थ्रू आप डेटा देते हैं कंप्यूटर को। जिस डिवाइस के थ्रू कंप्यूटर के अंदर डेटा जाता है उसे हम कहते हैं इनपुट डिवाइस। और जब आपने डेटा दिया कंप्यूटर को तो ये सीपीयू में जाता है, यानी कि प्रोसेसर में जाता है। प्रोसेसर इस डेटा को प्रोसेस करता है, पॉलिश करता है इस डेटा को, ठीक है, इस पे काम करता है, एक फाइनल प्रोडक्ट आपको देता है। इस फाइनल प्रोडक्ट को हम कहते हैं आउटपुट। ये आउटपुट आपको किस तरह से मिल सकता है? आपको आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू मिल सकता है, यानी कि या आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे मिल सकता है, मॉनिटर पे मिल सकता है, या तो आप इसको हार्ड कॉपी के थ्रू प्रिंट में भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर प्रिंट में लेंगे तो आपके पास टेंजिबल आउटपुट हुआ, अगर प्रिंट में नहीं लेंगे तो आपके पास इनटेंजिबल आउटपुट हुआ, यानी कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन वगैरह पे। लेकिन अगर आप हाथ में टेंजिबल, यानी कि जिसको हम टच कर सकते हैं, अगर आप प्रिंट निकालेंगे इसका तो आपके पास टेंजिबल आउटपुट हुआ, अगर प्रिंट नहीं निकालेंगे तो आपके पास इनटेंजिबल आउटपुट हुआ। चलिए, तो ये जो आपने डेटा यहाँ से दिया, जब कंप्यूटर ने इसको प्रोसेस करा, आपके पास 2 सूरतें होती हैं। या तो आप इसका आउटपुट ले लें आउटपुट डिवाइसेस पे, या आप इसको स्टोर करना चाहेंगे। ठीक है, आपने कोई काम किया, इसके बाद आप इसको स्टोर करना चाहते हैं। अगर आप कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में, जो कंप्यूटर की अपनी मेमोरी होती है, जो कंप्यूटर को अपने लिए ज़रूरत होती है प्रोसेसिंग करने के लिए, ठीक है, अगर आप उसमें स्टोर रखेंगे डेटा तो वो टेम्पररी होता है, वहाँ पे ज़्यादा देर वो टिकने वाला नहीं है। इसलिए आप सेकेंडरी मेमोरी में इसको रखते हैं या स्टोर रखते हैं स्टोरेज डिवाइसेस में, जहाँ पे आप इसको परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। ये 4 चीज़ें होती है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर के, जिसे हम आईपॉस भी कहते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। ठीक है, ये है आपके कंप्यूटर का बेसिक स्ट्रक्चर। इसका हम अच्छी तरह से ऑपरेशन करेंगे, इसका पूरी तरह से सर्जरी करेंगे, क्या होता है मेमोरीज के बारे में पढ़ेंगे, हर एक चीज़ के बारे में हम अच्छी तरह से ध्यान रखें। लेकिन ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर आपके जहन में हमेशा रहना चाहिए। इसी के इर्द गिर्द हम जो है कंप्यूटर पूरा पढ़ेंगे। अच्छा, और एक लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं, जो आपका कंप्यूटर है ये है बना हुआ है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। ठीक है, यानी कि आपके कंप्यूटर में 2 चीज़ें होते हैं, या तो हार्डवेयर हो सकता है या तो सॉफ्टवेयर हो सकता है। हार्डवेयर वो चीज़ें होते हैं जो आपके पास फिजिकल चीज़ें होती हैं, फिजिकल आइटम्स ऑफ द कंप्यूटर दैट यू कैन टच। ठीक है, जो टेंजिबल होते हैं। आपके पास आपका इनपुट डिवाइसेस होते हैं, चाहे वो कीबोर्ड हो, माउस हो, जॉयस्टिक हो, कोई भी इनपुट डिवाइस जो आपके पास है, ये आपके पास हार्डवेयर है। आपका सीपीयू आपके सामने में एक बड़ी पेटी रहती थी पहले, अभी छोटा हो गया, ये आपके पास हार्डवेयर डिवाइस है। मदरबोर्ड वगैरह वो आपके पास हार्डवेयर डिवाइसेस है। मेमोरी जो आपके पास रहता है, रैम वगैरह या रोम या हार्ड डिस्क वगैरह, ये सभी आपके पास जो है इनपुट, ये आपके पास हार्डवेयर है। इसी तरह आउटपुट डिवाइसेस, आपके स्पीकर्स हो या प्रिंटर हो, ये आपके पास एक फिजिकल एंटिटी होती है जिसको आप टच कर सकते हैं। ठीक है, जिसके फिजिकल एक्सिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं हार्डवेयर डिवाइसेस। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो चीज़ें जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, जिनकी एक फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होती हैं, उनको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर।
सॉफ्टवेयर यानी कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने कभी ऑपरेटिंग सिस्टम देखा है? नहीं, आपने नहीं देखा है। डिवाइस ड्राइवर्स, कोई भी चाहे आपने कीबोर्ड जो है इस यूज़ करना हो, ब्लूटूथ वगैरह यूज़ करना हो, उसके लिए एक डिवाइस ड्राइवर हो। वो एक सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान जो हमारे पास, जो फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कीबोर्ड है, ठीक है, ये इनपुट डिवाइस है, और हमारे पास जो कंप्यूटर है, इनके दरमियान एक कनेक्शन बनाने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, एक कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। इस कनेक्शन को हम कहते हैं डिवाइस ड्राइवर्स। ठीक, ये जो हमारे पास डिवाइस ड्राइवर्स है, ये भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये मिडिल मैन का काम करते हैं। इसी तरह आपके कंप्यूटर वायरसेस वगैरह जो होते हैं, जो आपके कंप्यूटर्स में नुकसान पहुंचाते हैं, आपके कंप्यूटर्स को क्रैश करते हैं, इनको ये भी हमारे पास एक सॉफ्टवेयर की सूरत में ही होते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, ये है कंप्यूटर बना हुआ है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिवाइसेस का। आपको ऑलरेडी स्मिथ सर ने इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस पढ़ाए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं उनको थोड़ा सा रिवीजन करूं, हालांकि स्मिथ सर ने बहुत अच्छी से पढ़ाया है, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उनमें थोड़ा सा जो चीज़ें हैं वो ऐड कर लूँगा। अच्छा, अब आती हैं आपके पास कुछ चीज़ें जो आपने सीखनी हैं। सबसे पहला, कमांड क्या होता है? कमांड होता है कि आपने कोई काम करने के लिए एक ऑर्डर जो दिया है, उसे हम कमांड कहते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में। फॉर एग्जांपल, मैं आपको इसको अच्छी तरह से समझाऊंगा। अगर आप देखेंगे, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड अगर होता है, ठीक है, इसको हम कमांड कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको मैं एक वर्ड देता हूं टी, ठीक है, ये आप इसको हम कमांड कह सकते हैं। लेकिन इससे कुछ भी समझ नहीं आ जाएगा आपको। अगर मैं आपको बताऊंगा मेक सम टी फॉर मी, ठीक है, तो ये आपके पास एक कंप्लीट सेंटेंस बना। इंग्लिश में सेंटेंस को क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, ठीक है, इज कॉल्ड ए सेंटेंस। इसी तरह ये जो आपके पास कमांड है, ये कंप्यूटर की एक वर्ड की सूरत में होता है, लेकिन इसको कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए एक स्टेटमेंट की सूरत में, एक सेंटेंस की सूरत में, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सूरत में हमें बनाना पड़ता है। उससे हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन। सो ग्रुप, इसको हम कह सकते हैं इंस्ट्रक्शन, हमारे पास ग्रुप ऑफ कमांड्स हो सकता है, या आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर रीडेबल कमांड इज कॉल्ड द इंस्ट्रक्शन, या कंप्यूटर रीडेबल कमांड इज कॉल्ड द इंस्ट्रक्शन, या प्रोग्रामेबल कमांड इज कॉल्ड द इंस्ट्रक्शन। समझ आए आपको मेरी बात? एक छोटा सा वर्ड्स हमारे पास जो होता है इंग्लिश में, इसके बाद हम वर्ड्स को जोड़ देते हैं, एक कंप्लीट सेंस देते हैं, उसको हम कहते हैं यहाँ सेंटेंस। इसी तरह कंप्यूटर में हमारे पास एक वर्ड होता है, उसको हम कमांड कहते हैं। इससे कंप्लीट जो है इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है, लेकिन अगर हम पूरी तरह से एक स्टेटमेंट बना दें प्रोग्रामेबल लैंग्वेज में, जो कंप्यूटर समझ सकता है, उसे हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन। ठीक है, और अगर हमारे पास इंग्लिश में बहुत सारे सेंटेंसेस होंगे, तो आपके पास एक पैरा बन जाता है। ठीक है, तो जब आपके पास एक कंप्लीट पैरा बना, इसके बाद आप एक कंटेक्स्ट समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या कहना चाहता है। इसी तरह अगर आप कंप्यूटर में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को मिलाएंगे, या बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके एक कंप्लीट जो है काम सौंपना चाहते हैं कंप्यूटर को, उससे हम कहते हैं प्रोग्राम। ठीक है, अच्छा, अगर यहाँ पे हम बहुत सारे पैराज मिलाएंगे, तो आपके पास एक आर्टिकल बन सकता है, एक एसे बन सकता है। इसी तरह अगर यहाँ पे हम बहुत सारे प्रोग्राम्स को मिलाएंगे, तो उससे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। क्लियर? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज ए ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स। अब देख लीजिए, अब आपने समझना है, ये जो हमारे पास कमांड है, कमांड हमने दे दी कंप्यूटर को, लेकिन कंप्यूटर नहीं समझ पाया, इसलिए इसको इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट किया। तो इंस्ट्रक्शन से अच्छी तरह से कंप्यूटर समझ सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐड बताता हूँ कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर नहीं समझ सकता है। मैं अगर कंप्यूटर को बताता हूँ ऐड ए कामा बी, ठीक है, ये मैंने कंप्लीट स्टेटमेंट दिया कंप्यूटर को, इसको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन। अगर मैं कंप्यूटर को इसी तरह बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दूं, ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल ऐड ए एंड बी, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे कंप्यूटर को बताता हूँ मूव इनटू सी, ठीक है, मैं ए और बी का जो ऐड है, इसको सी में मूव करता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस बन गई। ठीक है, इसके बाद मैं सी को कुछ इंक्रीमेंट्स करना चाहता हूँ, बढ़ाना चाहता हूँ सी को, तो ये मेरे पास बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस अब बने, इनको हम प्रोग्राम कह सकते हैं। क्लियर? इनको हम प्रोग्राम कह सकते हैं।
इसी तरह अगर आप कंप्यूटर को कोई काम सौंपना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप कैलकुलेशंस करना चाहते हैं, कैलकुलेटर आपको आप बनाना चाहते हैं, आप ऐड करना चाहते हैं दो नंबर्स का, पहले आप कंप्यूटर को एक नंबर देंगे ए, उसके बाद कंप्यूटर को दूसरा नंबर देंगे बी, उसके बाद आप कंप्यूटर को कहेंगे a+b कर दीजिए और इसको c में स्टोर कर दीजिए। ठीक है, ये जो आपके पास कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस दिए आपने, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए कंप्यूटर को, इसको हम कहते हैं प्रोग्राम। तो आप कह सकते हैं प्रोग्राम इज द ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। complete definition of program is group of instructions to perform some specific task। जब आप कंप्यूटर को कोई ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस देंगे और उसे कहेंगे एक स्पेसिफिक टास्क करने के लिए, उन ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम कहते हैं प्रोग्राम। कंप्लीट डिफिनेशन ऑफ प्रोग्राम। तो क्या होता है प्रोग्राम? इट इज ए ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस मीन्ड फॉर सम स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, अगर आपने ऐड करवाना है दो नंबर्स का, सब्ट्रैक्ट करवाना है, डिवीजन करवाना है, तो अगर आप इंस्ट्रक्शंस देंगे कंप्यूटर, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देंगे कंप्यूटर को, तो इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम प्रोग्राम कहते हैं। लेकिन अब आपने क्या किया, अब आप कंप्यूटर को एक ही काम नहीं देते हैं, आप कंप्यूटर को कहते हैं ऐड भी कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट भी कर लीजिए, डिवीजन भी कर लीजिए और मल्टीप्लिकेशन भी कर लीजिए। इनके लिए आपको अलग अलग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे, अलग अलग प्रोग्राम्स देने पड़ेंगे कंप्यूटर को। समझ आई आपको मेरी बात? पहले आपने कंप्यूटर को खाली ये बताया था ऐड करने के लिए, इसके लिए आपने इंस्ट्रक्शंस दिए, उसको हम प्रोग्राम कहेंगे। इसी तरह सब्ट्रैक्ट के लिए आपने इंस्ट्रक्शंस देने हैं, उनको हम प्रोग्राम कहेंगे। डिवीजन के लिए आपने इंस्ट्रक्शंस देने हैं, उसको हम प्रोग्राम कहेंगे। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना है, इसके लिए इंस्ट्रक्शंस देनी है, तो इसको भी हम प्रोग्राम कहते हैं। इन सभी प्रोग्राम्स को अगर हम मिलाएंगे और एक स्पेसिफिक टास्क के लिए परफॉर्म करवाएंगे, उसको हम कहेंगे सॉफ्टवेयर। सो सॉफ्टवेयर आपके पास क्या बना? आप ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स मीन्ट फॉर सम स्पेसिफिक या मीन्ट फॉर सम कॉमन टास्क इज कॉल्ड द सॉफ्टवेयर। इसके बाद आपके पास एक सॉफ्टवेयर बना, कैलकुलेटर आपके पास एक सॉफ्टवेयर बना। ठीक है, कैलकुलेटर आपके पास एक सॉफ्टवेयर बना, इसमें आपका एडिशन भी होता है, इसमें सब्ट्रैक्शन भी होता है, डिवीजन भी होता है, मल्टीप्लिकेशन भी होता है। सो द ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स मीन्ट फॉर सम स्पेसिफिक टास्क भी कह सकते हैं आप, मीन्ट फॉर सम कॉमन टास्क भी कह सकते हैं, मीन्ट फॉर, ठीक है, जो हम एक तरह का काम उनसे लेना चाहते हैं उन प्रोग्राम से, उससे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। समझ आए आपको मेरी बात? क्या होता है हमारे पास कमांड, क्या होता है इंस्ट्रक्शन, क्या होता है प्रोग्राम, क्या होता है सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम इज ए ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड सॉफ्टवेयर इज ए ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स मीन्ट फॉर सम स्पेसिफिक टास्क। चलिए, ये था कुछ कॉमन चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको समझाना चाहता था। इसके बाद है हमारे पास फंक्शनलिटीज़ ऑफ कंप्यूटर। हमारे जो कंप्यूटर है इसकी क्या क्या फंक्शनलिटीज़ है। अगर आपको मेरे पहले लेक्चर में कोई दिक्कत होती है, आप ना घबराएं। जिस तरह स्टैटिस्टिक्स में हमने एक एक चीज़ को अच्छी तरह से समझा, आगे जब हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको हर एक चीज़ जो है मक्खन की तरह बिल्कुल ईजी हो जाएगी, बिल्कुल नरम हो जाएगी आपके जहन में। अच्छा, फंक्शनलिटीज़ ऑफ कंप्यूटर क्या है? पहला फंक्शनलिटी कंप्यूटर क्या है? स्टेप 1 टेक्स द इनपुट, जैसे मैंने आपको बोला ये इनपुट लेता है यहाँ से। स्टेप 2 स्टोर्स डेटा इंस्ट्रक्शन इन इट्स मेमोरी एंड यूज देम एज रिक्वायर्ड। ये स्टोर कर सकता है इस डेटा को या इन इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर सकता है अपनी मेमोरी में और कभी भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। स्टेप 3 या इसको प्रोसेस कर सकता है इस डेटा को और आपको आउटपुट में एक फाइनल प्रोडक्ट या इंफॉर्मेशन दे सकता है। मैंने आपको ऑलरेडी ये जो स्टैटिस्टिक्स में इसमें आपको बताया था कि डेटा जो होता है ये हमारे पास रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होता है, लेकिन अगर हम इसको प्रोसेस करेंगे इसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन आपके पास होता है प्रोसेस्ड डेटा। तीसरा स्टेप आपके पास ये होता है कि आप इस डेटा को प्रोसेस करना चाहेंगे और इसके बाद आपको इंफॉर्मेशन मिलता है, फाइनल आउटपुट प्रोडक्ट मिलता है। फोर्थ स्टेप जनरेट्स आउटपुट। आप इसको आउटपुट की सूरत में आउटपुट डिवाइसेस पे जो है इसको व्यू कर सकते हैं या आप इसको प्रिंट वगैरह कर सकते हैं। अच्छा, फिफ्थ स्टेप आपके पास क्या है? कंट्रोल्स अबव 4 स्टेप्स, यानी कि ये जो 4 स्टेप्स आपके ऊपर होते हैं, इनपुट लेना, स्टोर करना, प्रोसेस करना डेटा को या आउटपुट जनरेट करना, इसके लिए एक कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, जैसे गांव में एक मुकदम होता है ना, जैसे गांव में एक चौकीदार होता है जो गांव का ख्याल रखता है, कोऑर्डिनेशन को बनाए रखता है, इसीलिए इसी तरह कंप्यूटर में जो काम होते हैं उसके लिए एक मैनेजर की ज़रूरत होती है और इस मैनेजर का जो काम होता है वो मैनेज करना होता है इन सभी कामों का। तो ये भी फंक्शन होता है कंप्यूटर का। ये काम आपका कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर? चलिए,
ये है कुछ फंक्शनलिटीज़ कंप्यूटर्स के। इसके बाद हम आ जाएंगे एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। इसमें पीए में डायरेक्ट एक आसान सा क्वेश्चन आया था जो हम आगे करेंगे, जो हम आगे देखेंगे एमसीक्यू सेशन में कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन आया था। एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर क्या क्या है अगर हम देखेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया, अगर हम देखेंगे कंप्यूटर की जो नॉर्मल डिफिनेशन लोग कहते हैं कॉमनली ओरिएंटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे हम कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे बिजनेस वर्ल्ड में कहाँ कहाँ इसकी एप्लीकेशंस हैं। पेरोल कैलकुलेशंस, आपने एम्प्लॉयज़ को पे वगैरह देना है, सैलरी वगैरह देना है, तो ये इसका रिकॉर्ड रखना है आपने, किसमें कितना इंक्रीमेंट हो सकता है, किसमें कौन ये जो है किसका डिक्रीमेंट हो सकता है, किसकी प्रमोशन होगी तो उसकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। ये सभी कैलकुलेशंस करने के लिए हम एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, जिनको हम पेरोल सिस्टम्स भी कहते हैं। तो इसके लिए भी एप्लीकेशन है कंप्यूटर की। सेल्स एनालिसिस, अगर हम कंपनी में देखना चाहेंगे कि सेल्स कितनी बढ़ रही हैं, सेल्स कितनी कम हो रही हैं, इसके लिए भी हम कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। बजटिंग वगैरह कि किस काम में कौन कितना पैसा लगाएं, इसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं बिजनेस में कंप्यूटर। फिनेंशियल फोरकास्टिंग वगैरह के लिए अगर हम देखना चाहेंगे कि किसी काम में आगे हमारा कितना फ़ायदा हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है, ये फोरकास्ट करने के लिए भी कंप्यूटर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैनेजिंग एम्प्लॉय डेटाबेस जो है हमारे पास, अगर एम्प्लॉय डेटाबेस हैं, एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड वगैरह रखना है, किसकी कितनी एक्सपीरियंस है, कब से काम स्टार्ट किया, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम किया, ये सभी रिकॉर्ड, सब कुछ रिकॉर्ड रखने के लिए हमारे पास एम्प्लॉय डेटाबेस होता है, ठीक है। तो इसके बाद मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक्स, आपने ये भी देखना है बिजनेस में कि हमारे पास कितने स्टॉक्स बचे हुए हैं और अभी हमने कितना और जो है प्रोडक्ट्स वगैरह बनाने हैं, ये सभी चीज़ का जो ट्रैक रिकॉर्ड रखना है, इसके लिए आपको कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। यह है बिजनेस वर्ल्ड में आपके कंप्यूटर के एप्लीकेशंस, कहाँ कहाँ पे आप कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंकिंग में अगर हम देखेंगे तो अकाउंट फैसिलिटी, जो आपकी ऑनलाइन अकाउंट फैसिलिटी है, एमपे वगैरह जो आप अभी चला रहे हैं, अकाउंट्स में ट्रांसफ़र, पैसा वगैरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपना स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हैं, पासवर्ड आप चेंज कर सकते हैं, या और भी आप जो मोबाइल बिल है या आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो सब जो आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, ये फैसिलिटी आपको कंप्यूटर के ही थ्रू मिलते हैं। अब आप कहेंगे जो आपका मोबाइल है, मोबाइल भी आपका कंप्यूटर की ही तरह काम करता है, ये भी आपका मिनी कंप्यूटर ही है। अच्छा, या एटीएम्स वगैरह, ऑटोमेटिक टेलर मशीन जो आपके पास है, ये भी आपके पास कंप्यूटर है, जहाँ से आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चेक वगैरह लेके आप डायरेक्टली एटीएम में जाके अपना एटीएम कार्ड स्वाइप कर सकते हैं और पैसा ले सकते हैं। ये भी आपके पास एक कंप्यूटर की एप्लीकेशन है, ठीक है। अगर ये ना होता तो आपको लाइन में लगना पड़ता था बैंक्स वगैरह में। अच्छा, इसके बाद इंश्योरेंस वगैरह में अगर आप देखेंगे, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ वगैरह जो बनती है, तो उनको हर एक क्लाइंट का जो रिकॉर्ड रखना पड़ता है, किसकी पॉलिसी कब मैच्योर हो रही है, अगर कोई इंस्टॉलमेंट दे रहा है तो कितने इंस्टॉलमेंट्स उसने इंश्योरेंस में भरे हैं अपनी पॉलिसी में, कब मैच्योर होगी उसकी पॉलिसी, उसमें कितनी इंक्रीमेंट करनी है, ठीक है। ये सभी सब कुछ रिकॉर्ड रखने के लिए हमें कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ती है, ये डेटाबेस रखने के लिए। क्लियर। अच्छा, एजुकेशन में अगर हम देखेंगे, चाहे कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन जो है, अभी आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो ये है आपके पास कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन की एक मिसाल, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो सीबीटीज़ वगैरह होते हैं, अभी कंप्यूटर पे टेस्ट वगैरह होते हैं, ये भी एजुकेशन में यूज़ है कंप्यूटर का। रिसर्च एंड ट्रेनिंग, बहुत सारे रिसर्चर्स वगैरह यूज़ करते हैं कंप्यूटर का अपने रिसर्च के लिए। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आपने यूज़ किए होंगे, चाहे मैटलैब हो या और भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स हो, वो यूज़ करते हैं आप एजुकेशन पर्पज़ के लिए कंप्यूटर की, ये भी एक एप्लीकेशन है। इसके बाद मार्केटिंग में अगर हम देखेंगे, मार्केटिंग में चाहे एडवर्टीजिंग वगैरह हो या होम शॉपिंग वगैरह हो, ये भी कंप्यूटर के थ्रू ही होता है। अगर आप देखेंगे, आप अगर अपना यूट्यूब खोलते हैं तो आपको एड्स वगैरह मिलती हैं, ये एक मार्केटिंग का तरीका है कंप्यूटर को यूज़ करना एडवर्टीजिंग के लिए। या होम शॉपिंग वगैरह, अगर आप देखेंगे फेसबुक ओपन करेंगे, इंस्टाग्राम ओपन करेंगे, आपको एक पॉपअप मिलता है कि मिंत्रा पे इतना ऑफ है या फ्लिपकार्ट पे इतना ऑफ है, ठीक है। ये सभी चीज़ें जो हैं आपको मार्केटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये भी एप्लीकेशन है आपके कंप्यूटर की। इसी तरह अगर हम हेल्थ केयर में देखेंगे, हेल्थ केयर में आपका डायग्नोस्टिक सिस्टम वगैरह जो है, इलनेस वगैरह को अगर हमने डायग्नोस करना हो, या लैब रिपोर्ट्स वगैरह जो जनरेट होते हैं,
ठीक है। ये भी, इसमें भी आपके कंप्यूटर्स की ही ज़रूरत पड़ते हैं। चाहे आपको किसी ब्लड टेस्ट वगैरह करना होगा तो उसके लिए जो रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट होते हैं, जिनको हम क्रिस्टल रिपोर्ट्स भी कहते हैं कभी कभी, तो ये सभी रिपोर्ट्स जनरेट के लिए करने के लिए कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ती है। पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, अगर आपने देखा है तो पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम में जो मूवीज़ वगैरह में भी आपने कभी देखा होगा कि वो बीप करता है ना, जब किसी को वो ECG वगैरह मशीन लगाई हुई होती है तो बीप करता है, तो उसकी जो ग्राफ है, जो है खुरदुरी चलती है, जब वो स्ट्रेट होती है वो लाइन, इसका मतलब है द पर्सन इज डेड। इस तरह से हम मॉनिटर भी कर सकते हैं पेशेंट को, ठीक है। और ये भी एक एप्लीकेशन है हेल्थ केयर में कंप्यूटर्स की। फार्मा इंफॉर्मेशन सिस्टम, अगर आप किसी फार्मा कंपनी वगैरह जो है, जो मेडिसिन वगैरह तैयार करते हैं कि कितने मेडिसिन जो हैं हमारे पास एक्सपायर हुए, किन की क्या मैन्युफैक्चरिंग डेट है, ये सब रिकॉर्ड रखने के लिए फार्मा कंपनीज़ में भी इस्तेमाल होता है कंप्यूटर्स का। या सर्जरीज़ वगैरह जो होते हैं आजकल कंप्यूटर के थ्रू होते हैं, कंप्यूटर के थ्रू डॉक्टर्स देखते हैं कि कहाँ पे हमें क्या करना है, और इसके बाद फाइनल में सर्जरी करके कंप्यूटर डॉक्टर्स ये भी देख सकते हैं कि कहीं पे जो पहले पहले आपने देखा होगा कभी कभी डॉक्टर्स वगैरह जो है गॉज वगैरह अंदर ही भूल जाते थे, या कभी कभी सीजर्स वगैरह भी अंदर ही भूल जाते थे सर्जरी करके, तो ये सब चेक करने के लिए हम कंप्यूटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आज भी। अच्छा, इसके बाद इंजीनियरिंग डिज़ाइन वगैरह अगर हम देखेंगे, ऑटोकैड वगैरह जिसको हम कहते हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, अपने डिज़ाइंस वगैरह तैयार करने होते हैं। आप देखेंगे आज बहुत सारे जो सिविल इंजीनियर्स, उनको पता होगा कि रिवेट है हमारे पास और ऑटोकैड वगैरह है उनके, या स्टैट्स प्रो है, ये सभी सॉफ्टवेयर जो है ना, अब पहले पहले जो है कंप्यूटर इंजीनियर, जो सिविल इंजीनियर्स थे, वो एक बड़ा सा शीट लेते थे, उसके बाद वो उसके ऊपर एक डिज़ाइन बनाते थे 2D में ही। लेकिन अभी वो 3D डिज़ाइन आपको दे सकते हैं कंप्यूटर में बना के, और उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है। ऑटोकैड है, रिवेट है, स्टैट्स प्रो है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपने याद नहीं रखने हैं, तो उसके थ्रू आप जो है ये डिज़ाइंस तैयार कर सकते हैं, नक्शा तैयार कर सकते हैं। जो भी आपने मकान बनाना है या कोई और बिल्डिंग बनानी है, उसका जो नक्शा है वो आप इन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू तैयार कर सकते हैं, और ये भी एक एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर की ही। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की अगर आप देखेंगे, जो आपने स्ट्रक्चर बनाना है शिप्स का, एयरप्लेन्स का, इनका किस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक वो उसका डिज़ाइन जो तैयार होता है वो भी आपके कंप्यूटर के थ्रू ही बनता है। या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, अगर हमने कोई मटेरियल बनाना है, नैनो मटेरियल, उसमें हमने कितने कितने कंपोनेंट्स जो है किस किस कॉन्सेंट्रेशन में ऐड करने हैं, इसका भी ज़रूरत पड़ता है। कंप्यूटर के थ्रू ही हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में ये यूज़ करते हैं। आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग जो है, चाहे टाउन प्लान करना हो या बिल्डिंग्स वगैरह का आर्किटेक्चर बनाना हो, ये सभी आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग में भी कंप्यूटर्स का यूज़ होता है। इसके बाद मिलिट्री पर्पज़ के लिए अगर हम देखेंगे, मिसाइल कंट्रोल वगैरह जो है इसके लिए यूज़ होता है, कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, मिलिट्री ऑपरेशंस एंड प्लानिंग के लिए, अगर ऑपरेशन वगैरह कहीं पे करना है मिलिट्री का, तो या कोई प्लान करना है, इसके लिए कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। और स्मार्ट वेपन्स जो है, अगर कहीं पे टारगेट करना है किसी जगह पे जो हिट करना है कोई टारगेट स्मार्ट वेपन्स के थ्रू, तो इसके लिए भी आपका कंप्यूटर का ही इस्तेमाल होता है। अगर आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में, आपने अक्सर देखा होगा कि वहाँ पे आपके सामने एक मैप आता है, आप फिर उस पर हाईलाइट कर दें कि हमें यहाँ पे अपना टारगेट करना है, तो उस जगह पे ही जो है जो मिसाइल वगैरह है वहाँ पे दागे जाते हैं, ठीक है। ये भी कंप्यूटर की ही एप्लीकेशन है, ठीक है। मैं आपको ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसमें से पिछली बार क्वेश्चन आया था PA में, और मैं आपको MCQ में सेट में वो आपको बताऊंगा, आपको इससे बोर ना हो जाए, क्योंकि कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि आपको पता भी नहीं चलता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए यहाँ पे आप थोड़ा सा धीरज रखें, आगे जो हम पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे कि यहाँ किस तरह के क्वेश्चन पूछा जाएंगे। अच्छा, कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए कहाँ कहाँ कंप्यूटर का इस्तेमाल हो सकता है। ईमेल्स आपको पता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, आपने फाइल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है, इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है कंप्यूटर की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अभी आप कर रहे हैं, अभी कोविड के ज़माने में अगर आप देखेंगे, कोविड के टाइम में अगर आप देखेंगे, सभी जो कंपनीज़ हैं उन्होंने वर्क फ्रॉम होम कर दिया है, सभी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो घर से ही काम कर रहे हैं, और उनकी जो मीटिंग्स वगैरह होते हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ही थ्रू होते हैं, और ये भी एक एप्लीकेशन है कंप्यूटर की। अगर ये नहीं होता तो इट वाज नॉट पॉसिबल टू वर्क इन कोविड टाइम्स, ठीक है। टेलनेट वगैरह, ठीक है, जिसमें आप किसी रिमोट एरिया से भी, इसको हम टेलीफोनिक नेटवर्क भी कहते हैं, रिमोट एरिया से भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं, इनको लेक्चर्स वगैरह दे सकते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट पर्पज़ के लिए भी हम कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं, चाहे बजट वगैरह का प्रिपरेशन हो, बजट बनाना हो, या टैक्स वगैरह
का रिकॉर्ड रखना हो, या सेंसस में ये देखना हो कि कितने मेल रेशो है, फीमेल रेशो है, ये सभी चीज़ों के लिए हम जो है कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वोटर लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या वेदर फोरकास्टिंग के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी अगर आप देखेंगे हमारा जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है इंडिया का प्रतिश, ठीक है, वो यूज़ हो रहा है अभी वेदर फोरकास्टिंग के लिए, ठीक है। ये सभी एप्लीकेशंस हैं आपके कंप्यूटर के, क्योंकि इसमें पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था और आपके सिलेबस में भी मेंशन किया गया था, इसलिए मैंने मुझे लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन कल से हम अपनी तरफ जिस तरह से हम पिछली बार से लेके आ रहे हैं 30 मिनट्स का लेक्चर, तो 30 मिनट्स का ही लेक्चर आ जाएगा। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल मिलेंगे आपके टॉपिक, आपके लेक्चर के नेक्स्ट, आपके सिलेबस के नेक्स्ट टॉपिक को लेके। चलिए, इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रख लीजिए, बाय।